एक बार पहले 5 साल पहले रात को मैं सोया था। जब मैं सुबह उठा तो मेरी जीभ कटी हुई थी और मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा था। अब हो सकता है कि वो उसको सोते हुए रात में सीजर ही आया होता हो। है कि कभी-कभार बस बच्चा बैठा है या आप और मैं बैठे हैं और मुझे कन्वर्सेशन का पार्ट नहीं समझ में आया, या मैं फिर से आपसे पूछती हूँ, भाई फिर से बोलना, आपने क्या कहा? या मैं कन्वर्सेशन पूरी खत्म हो जाती है और मैं बोलती हूँ, मेरे अभी क्या बात मुझे समझ में नहीं आई, या मैं आपसे फिर से वो रिपीट क्वेश्चन पूछती हूँ। तो ये एक एब्सेंट सीजर का एक टाइप हो जाता है। मोर ओवर इसका एक और साइड इफेक्ट ये भी होता है कि अगर आपने जल्दी इलाज नहीं कराया या आपने छोटे साइंस को मिस किया और फिर एक बड़ा दौरा इतना बड़ा आया या ऐसी जगह आया कि वो आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग फॉर एग्जांपल। ट्रीटमेंट पे भी हमारा फ़र्क पड़ता है कि हम ये जाने कि किस टाइप का सीज़र है, क्योंकि जो ड्रग्स भी हैं वो पर्टिकुलर, हमारे आजकल बहुत नई ड्रग्स आ गई हैं जो पर्टिकुलर सीज़र को टारगेट करके बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है एज़ कम्पेयर टू अदर। ये कि कई बार क्या होता है, लोगों को जैसे बचपन से ही मिर्गी होती है लेकिन वो कुछ साइंस को नज़रअंदाज कर देते हैं और अचानक से फॉर एग्जांपल 10-15 साल के बाद उन्हें पहला अटैक आया। तब जा करके उन्होंने जब डॉक्टर से चेकअप कराया तो उन्हें पता चला कि इन्हें एपिलेप्सी थी काफ़ी टाइम से, बट इन्होंने साइंस को इग्नोर कर दिया। तो वैसे कुछ स्पेसिफिक साइंस जो हमें बिल्कुल भी नहीं इग्नोर करने चाहिए हमारी बॉडी में, ताकि आगे चलकर इसका खतरा भी ना बने और अगर पता भी हो तो हम इसे आसानी से इसका इलाज करा सकें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एपिलेप्सी जो है उसके बारे में आज के टाइम में भी जो सोसाइटी है उसमें ऐसा है कि पता चल जाएगा एपिलेप्सी है तो पता नहीं क्या। कई बारी हमें पता होता है कि ये जो परेशानी हुई है ये एपिलेप्सी या मिर्गी से रिलेटेड है, फिर भी हमारा खुद का मन मानने को तैयार नहीं होता कि हमें एपिलेप्सी है। तो आप क्या करते हो, इग्नोर करते हो। माना बहुत बार पेशेंट आते हैं, सर मेरे को अभी दौरा आ गया, मैं बैठा था, मैं बेहोश हो गया। लेकिन फिर हम पूछते हैं क्या पहले कभी हुआ था? हाँ सर, एक बार पहले 5 साल पहले रात को मैं सोया था। जब मैं सुबह उठा तो मेरी जीभ कटी हुई थी और मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा था। अब हो सकता है कि वो उसको सोते हुए रात में सीजर ही आया हो, जिसकी या सोते एपिलेप्सी हुए या भी आ सकता है। हाँ। सो मिर्गी के ज्यादातर दौरे सोते हुए आते हैं, इनफैक्ट अच्छा, तो जागते इसीलिए हुए कम उस आते हैं। टाइम पर लोगों को पता चल पाता है ये चीज़ या नहीं नहीं, पता चलता? उनको नहीं पता चलता बिकॉज नींद में दौरा आया। जब उनकी नींद खुली तो उनको लगे दौरा तो आ चुका होता है, हाथ पे टाइट होके वो दौरा चला गया है। अब जब उनको होश आएगा तो उनके हाथ पैर में दर्द होगा, जबान जो जीभ है उसमें कट लगा हो सकता है। लेकिन जब ऐसा होता है तो लोग मोस्टली इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि हमें ऐसा कुछ हुआ भी था। कई बारी जैसे बच्चों में बहुत कॉमनली होता है कि स्कूल से फोन आ रहा है कि आपका बच्चा बार बार बेहोश हो रहा है या वो पढ़ाई में फोकस नहीं है। तो जैसा कि भी मैडम बता रहे थे कि जनरली हमको एक एपिलेप्सी पता है जिसमें हाथ पैर टाइट होते हैं। बहुत बार एपिलेप्सी आती होती है जिसमें आप थोड़ी देर के लिए आपका अटेंशन चला जाता है, आप देख रहे हो सामने टीचर पढ़ा रहा है लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आया। तो कई बार ये छोटे छोटे साइंस होते हैं। हमारा स्कूल से फोन आ रहा है बच्चों के लिए कि बच्चा आपका बार बार बेहोश हो जाता है, बच्चा आपका बार बार इनअटेंटिव हो रहा है। हम कुछ पढ़ा रहे होते हैं, ये कुछ और जगह देख रहा होता है, हमारी बात ध्यान से नहीं सुन रहा होता। तो ये बहुत छोटे छोटे साइंस हैं जिनको अगर हम फोकस करें तो हम एपिलेप्सी का पता कर सकते हैं। द गुड थिंग अबाउट एपिलेप्सी इज कि जितना जल्दी आप इसको ट्रीट करते हो उतना कम चांस है कि आगे लाइफ लॉन्ग आपको रहेगी परेशानी। और जितना दौरे आते रहते हैं, हर दौरा अपने साथ और ज़्यादा दौरा लाने का चांस रखता है। ओके। सो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको पता चलता है कि एपिलेप्सी है तो आप टाइमली इलाज कराएं। मोर ओवर इसका एक और साइड इफेक्ट ये भी होता है कि अगर आपने जल्दी इलाज नहीं कराया या आपने छोटे साइंस को मिस किया और फिर एक बड़ा दौरा इतना बड़ा आया या ऐसी जगह आया कि वो आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो गया। फॉर एग्जांपल, आप कहीं पानी के पास खड़े हैं, आप कहीं आग के पास खड़े हैं, किचन में खड़े हुए हैं या आप ऊंचाई पे खड़े हैं। सो उसकी वजह से आपको चोट लग सकती है, जल सकते हैं, आप डूब सकते हैं, आपकी लाइफ थ्रेटनिंग एक कॉम्प्लिकेशन। तो अगर हमें पहले पता है कि हमको ये परेशानियां हैं, जो मैंने सटल साइन बताया कि नींद में सोते हुए आपका जीभ कट गई या आपका स्कूल में से फ़ोन आ रहा है, बच्चा अटेंटिव नहीं है, थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है या थोड़ी देर के लिए इधर उधर देखने लग जाता है। बहुत छोटे बच्चों में जैसे नवजात शिशु होते हैं उसमें अचानक से हाथ पे टाइट होना, तो माँ बाप इग्नोर कर देते हैं, अरे काँप रहा होगा, ये तो एपिलेप्सी हो ही नहीं सकता। तो ज़रूरी है अगर आपको ऐसे छोटे छोटे सटल बड़े महीन बहुत मामूली से साइंस भी दिख रहे हैं, आप उसको इग्नोर ना करें। हो सकता है आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और वो कहें नहीं ये दौरा नहीं, लेकिन अगर होगा एटलीस्ट तो आपको पता चल जाएगा और आप उसका टाइमली ट्रीटमेंट ले पाएंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जैसे लोगों को एग्जैक्टली इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है लोगों को, तो इस वजह से वो छोटे छोटे सिम्टम्स मिस कर देते हैं और आगे चल के प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाती है। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। दंगल फेम एक्ट्रेस है फातिमा सना शेख, तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनको मिर्गी है।
तो उनको दौरे पड़ते हैं। तो जब दंगल की शूटिंग चल रही थी तो उन्हें इस बात से डर लगता था कि कहीं मुझे शूट के टाइम पर अटैक ना आ जाए, क्योंकि लोग कहते थे कि उसने ड्रग्स लिया है या तो उसके ऊपर भूत प्रेत का साया है। तो कई लोग ऐसा भी बोल देते कि अगर किसी को मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, भाई से भूत ने पकड़ लिया है, या फिर ये ड्रग्स लेती है, नशे करती है, इस वजह से ओवरडोज की वजह से उसको इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो वही है कि अवेयर होना, जितना ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस मतलब फैलाएंगे उसके बारे में, उतना लोग जानेंगे। तो जैसा कि डॉक्टर्स ने बताया है कि आपको इन छोटे छोटे सिम्टम्स को भी बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है, नहीं तो आगे चलकर ये बीमारी और भी ज़्यादा बड़ी हो सकती है। मैम, आपसे एक और मेरा सवाल होगा कि क्या मिर्गी के दौरे के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, और अगर होते हैं तो उनके सिम्टम्स कैसे अलग अलग होते हैं? मिर्गी की एक बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन है और मैं बहुत ही सरल तरीके से कोशिश करती हूँ आपको बताने की। तो जैसे मैंने इनिशियली कहा कि हम लोग इसको ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं जनरलाइज्ड या फोकल सीजर्स में, क्योंकि उस पर हमारा ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा डिफ़र करता है। और उसके अलावा ये है कि जनरलाइज्ड के नीचे भी बहुत सारे होते हैं कि हाथ पैर झटके, या आपका सीधे सिर्फ जर्क्स आ रहा है, या आप कहीं बात करते करते खो जाते हैं, जिनको एब्सेंट सीजर्स भी कहा गया है। तो जनरलाइज सीजर्स के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं सीजर्स के, और उसी तरीके से फोकल के भी बहुत टाइप्स होते हैं। कॉमनली जनरलाइज सीजर्स में क्या होता है कि हमें बेहोशी होती ही है, और फोकल सीजर्स में होता है कि हमारे को बेहोशी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कभी कभार बस बच्चा बैठा है या आप और मैं बैठे हैं और मुझे कॉन्वर्सेशन का पार्ट नहीं समझ में आया, या मैं फिर से आपसे पूछती हूँ भाई फिर से बोलना आपने क्या कहा, या मैं कॉन्वर्सेशन पूरी खत्म हो जाती हूँ, मैं बोलती हूँ मेरे अभी क्या बात मुझे समझ में नहीं आई, या मैं आपसे फिर से वो रिपीट क्वेश्चन पूछती हूँ। तो ये एक एब्सेंट सीजर का एक टाइप हो जाता है। उसी तरीके से फोकल सीजर्स में कभी कभार जब अवेयरनेस लूज हो जाती है फ्रॉम रियलिटी, सो पेशेंट डज नॉट हैव कॉन्टैक्ट, या वो जो एक आसपास जो चीज़ें होती हैं उससे एकदम कट ऑफ हो जाता है। फोकल सीजर्स का जो कॉमनली रहता है एडल्टहुड में हमें देखने को मिल जाते हैं, उसका कॉमनली कोई कारण होगा, एमआरआई में कोई हमें कीड़े की गांठ मिल जाती है, या टीबी की गांठ मिल जाती है, या ट्यूमर्स मिल जाते हैं। तो जनरली फोकल सीजर्स को हम एक ब्रेन के स्ट्रक्चरल कारण या पैथोलॉजी या लीजन के साथ हम एसोसिएट कर पाते हैं। जनरलाइज सीजर्स कॉमनली जो होते हैं वो हमारे बचपन से हो सकते हैं, या बचपन में कोई इंसल्ट हुआ जो एडल्टहुड में आके प्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें भी होती है कि बचपन में अगर किसी के सामने कुछ, जैसे आप कह रहे हाँ हैं, जी, इंसल्ट हुआ सो व्हाट आई मीन टू से इज कि फिब्राइल सीजर्स एक बीमारी होती है जो जनरली 5 to 6 ईयर्स तक की एज ग्रुप ऑफ बच्चों में देखने को मिलता है। उसमें बुखार, तेज़ बुखार के साथ बच्चे को दौरे आ सकते हैं। यही फिब्राइल सीजर्स आगे चल के 15 साल बाद या 20 साल बाद सीजर्स की तरह प्रेजेंट करता है, जिसको मीजल टेम्पोरल लोब स्क्लेरोसिस का भी नाम दिया गया है। और उसमें ऐसे सटल सिम्टम्स होते हैं कि आप सडनली आप गुम हो जाते हो, या आपको अंदर से कुछ फीलिंग आती है कि कुछ स्टमक के ऊपर कुछ आ रहा है, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होने लग जाते हैं, मतलब ये कुछ ऑराज भी होते हैं। कभी कभार पेशेंट्स को पता भी चल जाता है कि हमें सीजर्स होने वाले हैं, जिनको हम कहते हैं कि प्री इक्टल ऑरा, मतलब सीजर पड़ने के पहले के जो सिम्टम्स होते हैं जो मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ, वो एक फीलिंग हो सकती है, जैसे डेजा वू हो गया, पेशेंट को फील होता है कि अच्छा ये तो हो चुका है, ये फिर से हो रहा है। एंड एक डेजा वू हो गया, जामिस वू हो गया, बहुत सारे डियरलाइजेशन एक्सपीरियंसेस होते हैं जो नॉर्मल नहीं होते हैं, एंड वो कुछ सेकेंड्स के लिए होते हैं, और उसके बाद वो पेशेंट या तो बेहोश हो जाता है या उसको दौरे पड़ जाते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजर्स होते हैं। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी क्लासिफिकेशन है और बहुत ज़्यादा डिटेलिंग इनटू द सिम्टमोलॉजी। सो ये क्लासिफिकेशन जो करी गई है इनिशियली, जब पेशेंट ओपीडी में हमारे पास आता है, हम उसको कोशिश करते हैं कि हम उसको डिफ्रेंशिएट करें कि ये जनरलाइज सीजर है या ये फोकल सीजर है, जो हमें हिस्ट्री के बेसिस में काफ़ी हद तक पता चल जाता है। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद जो टेस्ट करके जो भी उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन बनती है कि किस टाइप का मिर्गी हो रहा है। एंड ट्रीटमेंट पे भी हमारा फ़र्क पड़ता है कि हम ये जानें कि किस टाइप का सीज़र है, क्योंकि जो ड्रग्स भी हैं वो पर्टिकुलर, हमारे आजकल बहुत नई ड्रग्स आ गई हैं जो पर्टिकुलर सीजर को टारगेट करके बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर ड्रग्स जो अवेलेबल हैं। तो ये इसलिए हमारा जानना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइप का मिर्गी का दौरा पड़ रहा है। इसलिए हमारी पेशेंट्स हमेशा यही अर्ज रहती है कि आपको मिर्गी के दौरे के टाइम पे क्या हुआ है आप ये बताओ। बेहोशी सब बता देते हैं, चारों हाथ पैर के झटकना सब बता दें, बट वो शुरुआत में कैसा हुआ, तो आपके दौरे पड़ने से पहले आपको क्या सिम्टम आए, दौरे के ड्यूरिंग क्या हुआ, और दौरे के बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोस्ट सीजर भी कुछ सिम्टम्स होते हैं। जैसे मुझे एक साइड का हाथ का फोकल सीजर हुआ, मेरा सिर्फ राइट हैंड झटक रहा है, सीजर रुकने के बाद वो हो सकता है मेरा राइट हैंड उठे ही ना, जिसको टॉर्ट्स पेरेसिस भी कहा गया है कि सीजर के बाद
ट्रांजिएंटली कुछ टाइम के लिए वो पर्टिकुलर हाथ कमज़ोर हो सकता है, तो वो भी हमारा जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें हेल्प करता है लोकलाइजेशन या लैटरलाइजेशन में कि ये दिमाग के किस हिस्से से दौरा आ रहा है। सो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड बहुत बार हम पेशेंट्स को ये कहते हैं, रिलेटिव्स को कहते हैं कि अगर लंबा दौरा है, आप अगर आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, तो आप एक वीडियो बना लो और हमें आके दिखा दो। ये चीज़ आपने बिल्कुल सही की। और एक और जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोगों पे जैसे फोकस नहीं कर पाते हैं, वो अचानक से उन्हें समझ में ही नहीं आता क्या हुआ, तो कई बार लोग इस मतलब कंफ्यूजन हो जाती है कि अरे इसका तो छोटा दिमाग कमज़ोर है, या पढ़ने में मन नहीं लगाना चाहता है, या वो जानबूझकर ऐसे कर रहा है, और ऐसे छोटे छोटे सिम्टम्स इग्नोर कर देते हैं। तो बेटर होगा अगर हम सिम्टम्स को पहले पहचानें, तो दौरे के टाइप को भी पहचान सकते हैं और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट भी जल्दी हो सकती है और उसका असर भी जल्दी दिखने को मिल सकता है।